नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड इवनिंग, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी दोस्त जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज, उन सभी को मेरा नमस्कार। बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो सर इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आपसे चर्चा हो आपकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में भी। आपने भारत में आईआईटी कानपुर में वहां से आपने पढ़ाई भी की। आप अमेरिका में भी आपने पीएचडी की। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे दर्शक आपकी जीवन यात्रा को भी जाने, अब तक की जर्नी को भी जाने, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ में जिसने आपको साइंस की तरफ मोड़ा। तो मेरे खास एक्सपीरियंस अगर शुरू से देखूं तो ऐसा था कि मैंने पहले जब 11वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, उस वक्त 11 हुआ करती थी क्लासेस। तो मैंने 8 स्कूल चेंज किए थे, क्योंकि जो मेरे पिताजी थे उनका वो बहुत ही ईमानदार कमिटेड ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफर होता रहता था। जी। तो हर साल ट्रांसफर होता था तो एक नई जगह जाकर के नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, नई जगह, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी हिंदी मीडियम, कभी राजस्थान बोर्ड, कभी सेंट्रल बोर्ड। तो इस सब का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत डिसरप्टिव है, लेकिन मुझे जी। बाद में ये लगा कि उससे मुझे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के बारे में, मतलब कि अच्छी तरह समझ में आ गया प्रैक्टिस के द्वारा। न केवल उसको जी। थ्योरी के द्वारा समझना, लेकिन उसको प्रैक्टिस की। हर हर व्यक्ति अलग होता है, हर कल्चर अलग होती है, हर हर जगह का खान पान अलग होता है, वेशभूषा अलग होती है। तो हम इस सब से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बजाय ये कहने जी। के कि ओ आई ओनली वांट टू टॉक टू माय ओन काइंड ऑफ पीपल। एक तो ये था। दूसरा, 11th तक जब मैं काफ़ी किताबें पढ़ता था, लिटरेचर, पोएट्री, इवन डिटेक्टिव नॉवेल्स, थ्रिलर्स। जी। मेरा ये मानना था कि रोज एक किताब जरूर पढ़ के सोना चाहिए। तो उस वक्त मतलब एक साल में आराम से 300 किताबें इस तरह से पढ़ लिया करते थे। बहुत ज़्यादा स्कूल के बारे में पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मेरा जी। बोर्ड में टॉप सेकंड नंबर आया था पूरे बोर्ड के अंदर। मेरे को ये लगता था कि सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, न केवल साइंस। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन साइंस को जो यूज़ करते हैं वो साइंटिस्ट ही नहीं है, वो पूरी दुनिया है, वो जी। पूरी समाज है। बिल्कुल। तो हमें उसके बारे में भी जानना होगा, कि कैसे उनका साइंस के प्रति क्या रवैया है, वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो रुझान था 11th के बाद, हाई स्कूल के बाद, वो फिलॉसफी या मैथमेटिक्स करने में ज़्यादा था। लेकिन उस वक्त आईआईटी में हो गया था, तो लोगों ने कहा, पेरेंट्स वगैरह सभी ने कहा, अरे भाई वो फिलॉसफी करके क्या करोगे, प्रोफेसर बन जाओगे। लेकिन मेरा जी। मानना था कि प्रोफेसर बनना बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आईआईटी करके फिर पीएचडी किया, फिर भी मैं प्रोफेसर बन गया। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे टीचिंग में ज़्यादा रुचि थी। तो हर आदमी को अपना देख लेना चाहिए कि उसकी रुचि किस में है, क्या है, किस तरह से उसका जीवन ज़्यादा हंसी खुशी से चल सकता है, बजाय ये देखने के कि मेरा वो पास वाले क्या कर रहे हैं, और उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो करना, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो जब मैं पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों को दाखिल कराने आईआईटी में आते हैं, तो वो ज़्यादातर जी। पूछते थे कि किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, डॉक्टर साहब किस ब्रांच में ज़्यादा स्कोप है। तो मैं करीब करीब हंसता था। तो मैं कहता इसका क्या मतलब है, किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है? किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है वो तो पॉलिसी मेकर्स के लिए होता है कि उसमें 10 लाख जॉब है, वहाँ 1 लाख जॉब है, वहाँ 10,000 जॉब है। लेकिन आपके बच्चे को सिर्फ एक जॉब चाहिए। अगर आपका बच्चा उस चीज़ में अच्छा कर रहा है, मन लगा के कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको एक जॉब की ज़रूरत है, वो उसे ज़रूर मिलेगी, और उसी में वो तरक्की भी कर लेगा। तो ये सब मानना है कि किस चीज़ में ज़्यादा जॉब है, किसमें स्कोप ज़्यादा है, ये सब बेईमानी चीज़ें हैं, उसमें हमें बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरह से मैं जब पढ़ने यूएस गया, तो कई लोग सोचते थे कि वो एक लिस्ट होती है यूनिवर्सिटीज़ की,
कि भाई ये टॉप 10 है, ये टॉप 5 है। तो मेरा इसमें एडमिशन हो रहा था, टॉप 5 में से 2 में मुझे फेलोशिप मिली थी, लेकिन मैं तीसरी जगह गया, जो कि इतनी हाई रैंक नहीं थी यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं एक खास एरिया में कार्य करना चाहता था, एक खास व्यक्ति के साथ। तो वो बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहते हैं कि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे ज़्यादा तसल्ली होती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपना रास्ता तय करना बहुत ज़रूरी है। बजाय actually, if we are not confident, then I say you go by rankings that other people have prescribed. But if you are clear about who you are and what you want to do, then you make your own path. So this is very संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि 90% लोग वही करेंगे जो दूसरे लोग कहेंगे उन्हें, लेकिन हमारे समाज में 10% लोगों की भी जरूरत है जो अपना रास्ता स्वयं बनाएं। और यह बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब हम इनोवेशन के ज़माने में हैं, डिसरप्टिव चीज़ें हो रही हैं। उसमें ये नहीं कि हमारी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही काम आएगा, हमें भी खुद सोच करके उसके बारे में करना होगा। तो जो ये है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, अ, खुद का सोचना, क्रिएटिव प्रोसेसेस, ये आई थिंक ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। और अगर वो शुरू से ही उनको लाया जाए हमारे शिक्षा में, जैसा कि कुछ अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में उभर कर आई हैं, क्योंकि बहुत दशकों से नहीं बनी थी, अब नई बनी है, तो उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उभर कर आई हैं कि किस तरह से हाँ, जी बताइए सर, पूर्णिमा तो जी। प्लीज अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए। जी अब मुझे याद नहीं है मैं क्या बोल रहा था, तो कहने का जी कि मतलब ये बहुत है, सारी चीजें एजुकेशन में ऐसी उभर कर आई हैं। उभर कर आई हैं कि वो जिससे आत्मविश्वास कैसे जागृत हो, न केवल हम्म, हम पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई चीज़ों पे विश्वास करें। ऐसा है कि एजुकेशन पूरे समाज में एक तरह से ये भ्रम फैल गया कि एजुकेशन का मतलब है कि एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना, और जी एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाकर फिर बाद में किसी अच्छे कॉलेज में जाना, फिर कॉलेज में जाकर के जॉब ले लेना। तो इस तरह से कि ये जो भ्रम फैल गया है, एजुकेशन का मतलब खाली ये नहीं है, वो तो है ही, उसको मैं नकार नहीं रहा, कि एजुकेशन का मतलब ये भी है, लेकिन उससे भी बड़ा मतलब ये है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि मतलब आपके पास नई समस्याएं आएंगी, आपके पास नई प्रॉब्लम्स आएंगी पूरी जिंदगी में, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए खाली एक ही विषय की जरूरत नहीं होती, उसमें सभी विषयों को समझना, साइंस से लेके हिस्ट्री जी तक, क्योंकि इतने सारे लेसन्स हैं साइंस के लिए भी हिस्ट्री में, कि बेस्ट ऑफ साइंस डज नॉट वर्क बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड द हिस्ट्री। बेस्ट ऑफ जी साइंस डज नॉट परमिएट द सोसाइटी because we have not understood sociology, we have not understood psychology, we have not understand market forces, we have not understand economics and history and even archaeology. तो ये सब बहुत जरूरी है, कि सभी होलिस्टिक साइंस के लिए, कि मतलब जी काफी लोगों को इसमें रुचि हो, और वो इस तरह से उसको समझ कर आगे के जो रास्ते हैं हमारे बहुत कठिन होंगे, भले ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, चाहे ये राइज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे ये राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, एनवायरनमेंट है, रिसोर्सेज हैं, इनफैक्ट द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नेंस, वो सब उन पे साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो जी उस बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ के बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसी के साथ मैं सर आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि हम आपकी लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं। आप सेक्रेटरी हैं डीएसटी में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आप ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में पीएचडी की, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आपने मास्टर्स किया। अ, और अब अगर हम देखें तो जितने भी हम बोर्ड टॉपर्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कहा जाता है कि उनमें से आधे से ज्यादा अमेरिका या तो विदेशों में जाके बस गए, या वो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, या और उनमें से ज्यादातर साइंस में ही हैं। और उनमें से जो टॉपर्स हैं ज्यादातर, वो गूगल में भी काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर अमेरिका में हैं। तो आप क्यों भारत लौटे? आपने आईआईटी से पढ़ाई किया, फिर आपने आईआईटी कानपुर में पढ़ाया,
तो आपकी भारत वापस लौटने की क्या वजह थी? तो देखिए ऐसा है कि ये पर्सनल चीज है, लेकिन मतलब जो भी जी, व्यक्ति कुछ करता है वो ठीक ही करता है। मैं इस बारे में नहीं कह रहा कि कौन गूगल में कार्य करता है या कोई हुँ, यहाँ रहता है, कोई वहाँ रहता है। वो अपनी-अपनी चॉइसेस हैं। उसके अंदर जी, कुछ मुद्दे हैं। वो मुद्दे ये हुँ, हैं कि हालाँकि प्रॉस्पेरिटी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी वो वेस्ट में हैं, लेकिन समस्याएँ सारी यहाँ हैं। तो अगर आपको समस्याओं से जूझने में मज़ा आता है, तो यही जगह है। तो जहाँ पर कि मतलब इट्स नॉट अ वेल ऑयल्ड मशीन, बट वी कैन हुँ, मेक इट। सो challenges of India are much bigger than challenges anywhere else. Also at the same time, अगर आप ये देखें भारत में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, जो कलर्स ऑफ इंडिया हैं, जो सोशल इंटरेक्शन है, जो जी, एक रहने की फिलॉसफी उसको कह सकते हैं, जो फाउंडेशन है, हम जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर जी, तो आपको आपके ये लिए वो चीज़ें पसंद मोटिवेटिंग हैं, फैक्टर ये था। चीज़ें पसंद हैं, तो आपके लिए ये जगह ठीक है। अगर आपको जी, इफ यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड एक्सीलेंस इन इट, right? Then there may be opportunities elsewhere, which are better or equally good. लेकिन मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा आईआईटी कानपुर में कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज साइंस के लिए कम थी। हालांकि पहले कम हुआ करती थी, लेकिन आज का जो जमाना है वहाँ पर हमारे जो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे साइंटिस्ट हैं वो बराबर के हैं कहीं से भी। तो ये नहीं है कि अब आपको यहाँ पे अगर कार्य करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करनी होगी। हालाँकि जब मैं आया था 1990 में, जब मैंने जॉइन किया था आईआईटी, उस वक़्त इतनी सुविधाएँ नहीं थी। तो क्या जी, होता था कि न फ़ोन एकदम से उस वक़्त बहुत चेंज लगा यूएस से आकर। आजकल उतना चेंज नहीं लगता, आजकल वही चीज़ें हैं। जी, सारी मोबाइल फ़ोन है, जो भी है। वी आर नाउ ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। तो उस वक़्त काफ़ी संघर्ष करना होता था। लाइसेंस राज्य था, जैसे कि आपको कुकिंग गैस भी नहीं मिलेगी 3 साल तक अगर आप किसी को रिश्वत नहीं दे रहे। तो मैं रिश्वत नहीं देना चाहता था। तो हमें 3 साल इंतज़ार किया कुकिंग गैस के लिए। तो उस वक़्त माइक्रोवेव और सोलर कुकर में बनाते थे खाना। लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि इससे बहुत समस्या है। ऐसा है कि अगर आपको कार्य करना है तो जनरली उस पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए कि क्या समस्याएँ हैं। उसका कुछ न कुछ रास्ता निकल आता है। उनको भुलाकर आपको अपने कार्य पे केंद्रित होना चाहिए। तो ये जी। मेरा सर लेसन आपने था। उसमें बहुत जी, सारे मेरे मैं देखा उस वक़्त जो बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, थोड़ा उसके पहले आए थे, जी, बाद में आए थे, वो बहुत जी, निराश हो गए। वो बहुत निराश हो हुँ, गए, वो कहा यहाँ तो कुछ नहीं होता, कैसे होगा? क्योंकि आप उसको हुँ, कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा है जी, कि आपको कंपेयर न करके जो आपकी जो सिस्टम है, उसमें कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सके, उसके बारे में बल ज़्यादा होना चाहिए। पॉज़िटिविटी, ऑप्टिमिज़्म के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान संभव है। जी। सर कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए लेकिन कंपैरिज़न तो आ ही जाता है जब आउटपुट की बात आती है। तो मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इंडिया में पढ़ाई भी की, आईआईटी में पढ़ाई भी की, आईआईटी में पढ़ाया भी, अमेरिका में भी आपने कई साल गुज़ारे मास्टर्स करते हुए, पीएचडी करते हुए। तो आपको हमें क्या सीखना चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से? देखिए, कहाँ हमारी ह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी इसको बराबर एनकरेज स्कूल ईयर से ही, प्राइमरी स्कूल से ही जी, एनकरेज होना चाहिए बहुत स्ट्रांगली। इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसमें टीचर्स की भी है, स्कूल की है, कॉलेज की है, एंड इवन बियॉन्ड दैट द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। तो अगर जी, हमने शिक्षा प्रणाली ऐसी बना ली जो कि ब्रिटिश टाइम से चली आ रही थी, उसमें ऐसा है कि वो आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलें, क्लर्क बने रहें, मतलब अपने आप कुछ नहीं सोचें। तो जो व्यवस्था बना दी गई है, आप उसी में अपने को ढालकर 50 साल तक चलते रहें। इस तरह की शिक्षा हमें दी गई थी और उससे हम अभी तक लगता नहीं है कि पूरी सोसाइटी उससे उभर पाई है। क्योंकि बजाय अभी भी बहुत लोग कहते हैं, "नहीं, नहीं भई ऐसे कैसे होगा? नहीं ऐसा ही चला आ रहा है, जी, ऐसे ही तो है।" राइट? बजाय ये कहने की हम सोचें
कि इसमें क्या बदलाव की जरूरत है, इसको सोच के कि अगर जी इसमें लॉजिक है बदलाव का तो हम बदलाव लाएंगे। ये बहुत सीधी सी चीज है, इसमें ये कहना कि नहीं नहीं ऐसा ही चला आ रहा है, और वो कोई तर्क नहीं है। तो इसमें जो जो एजुकेशन कई बाहर होती है, उसमें शुरू से ही आत्मविश्वास लाया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता के लिए भी आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। तो जी ये न केवल हर सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, हम्म, एजुकेशन सेक्टर में, रिसर्च सेक्टर में, इनोवेशन में, स्टार्टअप्स में, मेन चीज जो है हमें लानी है वो है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मचिंतन। तो ये अगर तीन चीजें होंगी तो ये बहुत गहरी फाउंडेशन है जिसके द्वारा हमारा कायाकल्प बहुत जल्दी हो सकता है पूरे समाज का। इसमें कोई भी मतलब जी डाउट नहीं है। तो इस तरह से जो शिक्षा है, देखिए अभी क्या होता है कि जैसे पीएचडी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो अभी एमएससी करके आए हैं, एमएससी में सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग होती है और एग्जाम होते हैं। लेकिन अब जी उन्हें बिल्कुल अलग तरह से करना है, उन्हें अपने आइडिया लाने हैं। तो जब उनकी शिक्षा इस तरह से हुई नहीं, तो वो किस तरह से अपने नए आइडिया बिल्कुल लाएंगे, राइट? तो ये मेजर चीज है। इनफैक्ट इन लॉट ऑफ कल्चर्स, पीपल से यू मे बी अ फूल बट डोंट बी हम्बल। हमारी कल्चर है वो बिल्कुल अलग तरह की है। इवन इंटेलिजेंट पीपल लैक कॉन्फिडेंस। तो they think कि there's somebody out there is superior to us, this university is superior, this great scientist is superior, right? So we have to bring that questioning जी attitude, that critical attitude, and teachers have to encourage it. Now parents have to encourage it. They must not be focused only on कितने मार्क्स आएंगे। हमें वो भी करना पड़ेगा, आई एग्री, बिकॉज व्यवस्था ऐसी है। लेकिन उसके साथ जी साथ उनका विकास करना, बुद्धि का विकास जो है, न केवल मेमोराइजेशन, न केवल क्रैकिंग ऑफ एग्जाम्स बाय कोचिंग, बिकॉज आगे जाकर के आपको क्या चीज काम आएगी, वो नहीं है कि क्या एग्जाम क्रैक कर लिया। वो काम आएगी चीज कि आपकी क्रिटिकल एनालिसिस, योर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, those are very critical aspects that we need to हम्म, bring in, and this is a जी shared responsibility. It is not by some policy. Please understand. So most जी people think हम्म, that there is some God up there who would solve all my problems. There is no such God. ट्रू It is our shared problem, and we have to find shared solution through cultural transformation. This is जी true also of sustainable development, right? वो जी लोग सोचते हैं कि अब वो टेक्नोलॉजी कर देगी, पर टेक्नोलॉजी तो अभी भी है, वो कर क्यों नहीं रही? तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, देर आर कल्चरल एस्पेक्ट्स, देर आर सोसाइटल एस्पेक्ट्स, देर आर गवर्नेंस, होल लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट, राइट? सो उसमें आमूलचूल परिवर्तन बहुत जरूरी है हमें सक्सेस होने के लिए पूरी। और जो हमारा पोटेंशियल है, डेमोग्राफी, जी सो मेनी यंग पीपल, right? Totally intelligent, educated young people. It's a young nation, right? We have demand. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, उन्होंने 4D गिने थे कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, जी राइट? उन सब स्ट्रेंथ को, उन स्ट्रेंथ पे हम उस पे निर्माण कर सकते हैं नई सोसाइटी का। आपका जो जी शुरू में प्रश्न था कि तो बहुत, साथ ही में आप जी नहीं नहीं, आप बताइए। जी सर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि हमारे पास साइंस तो है लेकिन फिर भी क्यों हमारे एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की का से यानी कि हमारा डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो ऐसे में प्रॉब्लम जो आती है वो कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट की आती है, आम लोगों की जो आदतें हैं उसकी आती है, इग्नोरेंस की आती है, या हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स हों जिनके लालच की बात आती हो कि हमारी नदियां गंदी हैं, उनमें कचरा बहाया जाता है, उनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है और ये लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है। दिल्ली में देखें तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। हो सकता है हमारे पास इनके साइंटिफिक सॉल्यूशन हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत ज्यादा अलर्टनेस या इमरजेंसी नहीं दिखाई देती। तो समस्या आप कहाँ देखते हैं? हाँ, कैसे ये आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक होगा? कहा।
इसमें ऐसा है कि और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, ये सिर्फ भारत की ही प्रॉब्लम नहीं जी है। इनफैक्ट हम जी इसके मेजर कंट्रीब्यूटर भी नहीं है। तो अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस देखें जो अब पूरे दुनिया में फैल गई हैं, जिनके द्वारा जी ये टेम्परेचर बढ़ने की बात की जाती है, तो उसमें भारत का योगदान बहुत ही माइनर, बहुत ही कम रहा है। जी लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह हुआ पूरी दुनिया में, तो उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, अदर जो गैसेस हैं जो निकली, उनके द्वारा, और अभी भी चल रहा है, अभी भी मतलब पर कैपिटा जो वो है emissions of carbon in India, they are 10 times smaller than elsewhere, in the so-called technological developed countries. So you see, this is not only a problem of technology. So जी if it was only a problem of technology, तो फिर मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है, उन कंट्रीज में भी अभी क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? तो अगर आप इस बात को जी समझें, ये प्रॉब्लम है, बहुत गहरी गहरी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे कल्चर की। तो जो जी जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है, उनमें बहुत ही फंडामेंटल हमारा जो आउटलुक है दुनिया के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, क्लाइमेट के प्रति, सस्टेनेबिलिटी के प्रति, इन सब में बहुत ही फंडामेंटल परिवर्तनों की जरूरत है। और ये अगेन ये बहुत ग्लोबल चीज है। इसमें ये नहीं है कि खाली जी इंडिया के बिल्कुल करने से ही ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं सीधा कहना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा सिर्फ मोर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है, लेकिन उसके द्वारा कंजम्पशन कम नहीं किया जा सकता, राइट? बिकॉज जी कंजम्पशन कम्स फ्रॉम सोसाइटल विल, राइट? मान लो कि ट्रू कोई सोसाइटी में चाहते हैं कि हम 4 कार रखें, हम चाहते हैं, अभी ये जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी को पता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हर आदमी के लिए बहुत आसान नहीं है। आदत जैसे में कि शामिल नहीं है, उस कल्चर में अगर शामिल नहीं है। हाँ, हमें अगर मान लो कहें कि नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, हमें पता है मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? जी तो सर ये जैसे कि चाहे ये हमारी लाइफ स्टाइल चॉइस है, चाहे ये हमारी खान पान की चॉइस है, चाहे ये हमारे कितने बच्चे होंगे उसकी चॉइस है, राइट? ये सभी को पता है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो सस्टेनेबिलिटी कम्स अंडर स्ट्रेस। क्या आप कह सकते हैं ट्रू कि भाई हर परिवार में एक बच्चा होना चाहिए? क्या आप कह सकते हैं कि इस तरह का भोजन से सस्टेनेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है? आप कह सकते हैं, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम नकार नहीं सकते इन सब चीजों के लिए। जैसा कि मैंने जी एजुकेशन के लिए कहा, तो ये चीज लोग बात ज्यादा डिस्कस नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि जी कहीं से टेक्नोलॉजी का बना बनाया सोल्यूशन आ जाए, जिससे कि उनकी लाइफ चलती रहे। हो सकता है उनकी लाइफ चलती रहे, लेकिन 100 साल बाद या 300 साल बाद इतना आसान नहीं होगा उस लाइफ को चलाना। तो ये बिल्कुल, हमारी वो लॉन्ग फ्यूचर टर्म के प्रति सॉल्यूशन नहीं होंगे, हमारी आदतों में अ, बदलाव आना चाहिए। तो अब मैं सर साइंटिफिक टेम्पर की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक चेतना की, और आम लोगों को अगर जी। उससे जोड़ के देखा जाए, तो किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर आम लोगों को बेहतर नागरिक बनाने में मददगार हो सकता है? और खास तौर पे इस पैंडेमिक के बाद आपको क्या लगता है, क्यों हमें साइंटिफिक टेम्पर की, वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है? जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए, साइंटिफिक टेम्पर पहले हम ये समझ लें क्या है, तो हमें पता चलेगा कि उसके द्वारा कैसे जी समस्याओं का बिल्कुल सुलझान होता है। साइंटिफिक टेम्पर, कुछ लोग सोचते हैं कि ये साइंटिफिक एजुकेशन पे आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी इसका साइंटिफिक एजुकेशन जो कि हमने पीएचडी कर लिया तो ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर हो गया, ऐसा नहीं है। तो जी साइंटिफिक टेम्पर, क्योंकि साइंस का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव, मोर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। तो उसके अंदर क्या उसका रेशनल है, क्या एविडेंस है, क्या डेटा है, क्या एनालिसिस है, उसके द्वारा हम कुछ अच्छे निर्णय ले सकें, इसका मतलब है साइंटिफिक टेम्पर। और साइंटिफिक टेम्पर जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी अभी इसकी चर्चा कर रहे थे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है, क्योंकि वो
ऑब्जेक्टिवली आपको बता रहा है किस चीज की जरूरत है। लेकिन क्या होता है असली लाइफ के अंदर, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर जो कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, एविडेंस बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, जी जितनी इंफॉर्मेशन है उस पे बेस्ड है। लेकिन मेरा जो सेल्फिश इंटरेस्ट है वो और साइंटिफिक टेम्पर में ज्यादातर टकराव होता है। तो जी जब ये टकराव होता है तो जनरली साइंटिफिक टेम्पर लूज करता है, क्योंकि अभी क्योंकि मानव की प्रकृति है कि हमारा जो सेल्फिश इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होता है। ये सही जी है या नहीं है, आप बताइए पूर्णिमा जी। तो अगर मुझे साइंस तो कह रहा है कि ऐसा करो, लेकिन मान लो कि मेरे उससे मुझे हानि होगी पर्सनली, तो क्या मैं उसे कर पाऊंगा? तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो असली साइंटिफिक टेम्पर का मतलब न केवल किसी चीज में साइंटिफिकली विश्वास करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत कल्चर से आती है। तो जैसे कि जो आदमी बहुत सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, तो वो ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर होगा उसके अंदर, क्योंकि जब उन चीजों में टकराव होगा तब भी वो अच्छा राइट डिसीजन ले पाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अब जैसे कि अगर मान लो मैं किसी कमेटी में हूँ लेकिन मेरा भतीजा भी वहां पर है, हालांकि साइंटिफिक टेम्पर मुझे कह रहा है कि मेरा भतीजा उतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरा आदमी है जी उस इंटरव्यू में, लेकिन क्या होता है आप जानते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक टेम्पर कम हो जाता है सोसाइटी के अंदर। ये बिल्कुल जरूरी है कि साइंटिफिक टेम्पर होने से हम इन समस्याओं का समाधान जो कि रेशनल है उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही, आपने द इंटेलिजेंट मशीन्स, इंडस्ट्री 4.0, हेल्थ की जो चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट के हैं, क्लाइमेट चेंज के हैं, इन सभी के लिए सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है। और उसका उदाहरण आपने कोविड-19 में देखा। चलिए ये उदाहरण जी क्योंकि बहुत नया है तो हम सब समझ पाएंगे। एक जमाना था जब लोग कह रहे थे नहीं नहीं मास्क की कोई जरूरत नहीं है, मास्क से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वायरस तो बहुत छोटा होता है, तो मास्क में जो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे चला जाएगा, तो मास्क की क्या जरूरत है। और कुछ लोग कह रहे थे कि मास्क पहनने से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो हमारे में वापस चली जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तरह तरह की मतलब ओपिनियन होती है हर चीज के बारे में। तो ये सब कैसे इनफैक्ट सिद्ध सर हुआ? वैक्सीन को लेके भी लोगों हाँ में वो भी है, बहुत कि वो भी है। लगवानी नहीं चाहिए और बीमारी आ बिल्कुल सही जाएगी, कहा। हो जाएगा तो हमारे अब जो शरीर में, हमें नहीं होगा तो हो जाए, बहुत सारे डाउट्स है कि एफिकेसी नहीं है, 60-70% है तो ये क्या है, मतलब ये तो हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिन लोगों के मन में वैक्सीन को लेके मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं चाहूंगी आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि आप पूरी खोज करें इस बारे में, कोई उसको रोकता नहीं है। जी साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये नहीं है कि आप पहला आदमी किसी ने बोला उस पर विश्वास कर लिया, इवन इफ दैट पर्सन इज सम बिग साइंटिस्ट। आप अपना जी खोजबीन करिए, जो आपके आपके जो प्रश्न हैं उनका पूरी तरह जी से उत्तर जानने का जानने की कोशिश करिए सभी जगह क्रेडिबल से, सोर्सेस से। क्रेडिबल सोर्सेज से। फिर अपना आकलन कीजिए रेशनली। जी तो उसका मतलब है साइंटिफिक टेम्पर। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम वो मास्क नहीं लगाते, डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं करते, डिस्टेंसिंग नहीं करते, जो कि सब साइंटिफिक चीजें हैं इस वायरस के प्रति, तो आज क्या हालत होती है किसी को नहीं पता। वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू डील विद इट, राइट? सो scientific evidence is very important for decision making. So and it is also true for vaccine। वैक्सीन के बारे में आपने चर्चा की। अब पूरी दुनिया जानती है कि वैक्सीन का महत्व है, और उसके बिना इससे निकल पाना भी पूरी तरह से संभव कभी नहीं होगा। कोविड-19 जो हमें अभी है उससे पूरी तरह से निजात पाना, निकल पाना संभव नहीं होगा। तो वैक्सीन भी कि कितना इफेक्टिव होगा वो भी साइंस ही बताती है। उसमें मैं और आप तो नहीं बता सकते ना, हमने जब तक उसमें जी शोध नहीं किया। तो उसको मान करके आगे चलना होगा। इसमें ऐसा है कि ये बात भी सही है कि साइंस को कभी-कभी अब्यूज भी किया जाता है फॉर पर्सनल गेन्स। But so जी therefore, it is very important that we understand some things. And of course, you know what is very prevalent, जो काफी shared knowledge है,
उसको समझें और उस पर अमल करें। तो ये पेंडेमिक का लेसन सर्टेनली है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर पूरी जी सोसाइटी में आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें और साइंटिफिक टेम्पर की बात करें, तो जितना हमारी सोसाइटी में हमारे नागरिकों के बीच में है, क्योंकि यह हमें बेहतर नागरिक बनने में भी मदद करता है। तो जितना इसका विस्तार है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? भारत की बात करें हम तो। साइंटिफिक टेम्पर, जी, हमारे लोगों में हाँ हाँ, कितना उसका है और देखिए कितना ऐसा है है कि ये, क्या प्रचार अभी बहुत प्रसार बढ़ ज़रूरत है, रहा है। इसको डेवलप करने की नहीं है उतना? नहीं नहीं जी, नहीं, इसको प्रचार प्रसार बहुत बढ़ रहा है। और आप कई बार लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली इतने डेवलप नहीं है जितने कुछ दूसरे कंट्री हैं, तो जी, इसलिए हमें साइंटिफिक टेम्पर कम है। ऐसा समझना गलती होगी। क्योंकि जी, कई सारे टेक्नोलॉजिकली सो कॉल्ड एडवांस कंट्री हैं, वहां भी बहुत सारे लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्पर में विश्वास नहीं करते। तो वो भी अपने, जिसको आप कहते हैं अंधविश्वास हैं, अब वहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट था। अभी यहाँ पे इंडिया में भी उतने ही फ्रैक्शन ऑफ पीपल आर वेयरिंग मास्क एज आई वुड से इन जी, सो कॉल्ड technologically advanced countries. So this is, जी, you see, something more fundamental to human mind. It is not related to how prosperous your society is. And I think our people in India have scientific temper. We should not underestimate it. Okay, they are very street smart. I mean, we have lived through hard times, so we understand how to survive, and things which are useful for survival. I think an average Indian understands jugaad much better than somewhere else, and a lot of that jugaad is it brings in scientific temper. You see, because what you do when you find solution to a problem, you have to think rationally. It is not, you cannot just simply worship a goddess and say, please provide me the solution. So while people do that, and that that is a personal faith. Okay, let's not get into that. Okay, I mean, if people may जी, be more religious somewhere, they may believe in God, they may believe in karma, they may believe all of those things, but it does not necessarily mean that their actions are driven by that. Right? We must clearly understand that. So actions are ट्रू, driven by logic. तो उसके अंदर ऐसा जी, नहीं है कि भारत की जनता मतलब कि उसमें बहुत कमजोर है। ऐसा मानना गलती होगी कि यहाँ पे ज्यादा अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज में भी ये समस्या है। वहाँ भी उतना ही विश्वास करते हैं चीजों में लोग, चाहे भूत प्रेत हो चाहे कुछ भी हो, जितना कि यहाँ करते होंगे। जी, तो दिस इज एक्चुअली अ ग्लोबल इशू रिलेटेड टू नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड। द नेचर ऑफ जी, ह्यूमन माइंड इज नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। लोग भाई सोचते हैं कि वो माइंड ही अलग हो जाता है, माइंड अलग कभी नहीं होता। अगर इफ ए माइंड इज ग्रीडी हियर, ही विल बी ग्रीडी एनीवेयर एल्स, राइट? So whether it is fear, whether it is jealousy, whether it is any of the emotions of mind, they are not they are not governed by technology and prosperity. ये जी, हमें ठीक से समझ लेना चाहिए कि ये जी। नहीं है कि यहाँ साथ पर ये हाँ बताइए। जी, हमें आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी साइंस कम्युनिकेशन को लेके हम कहीं पीछे हैं? हमें ट्रेन्ड साइंस कम्युनिकेटर्स की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे विदेशों में भी हम देखें तो साइंस को लेके कुछ बहुत ही बड़े पब्लिकेशंस हैं और पॉपुलर भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी साइंस कम्युनिकेशन को लेके कहीं न कहीं गैप है। चाहे वो कौन से बैरियर्स हैं और कौन से गैप्स हैं जिन्हें हमें पूरा करने की ज़रूरत है? जी, कई बार ये आपने बिल्कुल सही कहा, साइंस कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए उसका बहुत महत्व भी है, बिकॉज़ जैसा मैंने कहा कि साइंस साइंटिस्ट द्वारा पैदा होता है, लेकिन उसका जी, उपयोग साइंटिस्ट ही नहीं करते, उसका उपयोग पूरी जी, समाज करता है। तो उनको जी, साइंस के प्रति क्या जानकारी होगी, कैसे वो उसका उपयोग करेंगे, कैसे उसको वो ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, इस सब के लिए जी, साइंस कम्युनिकेशन का बहुत बहुत महत्व है। अगर मैंने अपनी लैब में कुछ कर लिया, तो उससे मतलब कि उस उससे डायरेक्टली तो समाज को कोई लाभ नहीं होगा। वो या तो इंडस्ट्री में जाएगा, या कोई एनजीओ में जाएगा, या गवर्नमेंट में जाएगा। तो वो साइंस जब पूरे समाज में जाएगा,
तभी उसका फायदा होगा। और उसको समाज तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण पहलू साइंटिफिक कम्युनिकेशन है। और वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन अभी बहुत सशक्त नहीं है भारत के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके कारण हैं और उसके उपाय भी हैं। तो इसका जी, एक कारण तो ये है, अभी मैं कोई भी अखबार खोल के देखिए सुबह का, तो उसमें बहुत सारी क्राइम रिपोर्टिंग है। उसमें 10 बड़े-बड़े कॉलम होंगे क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में। कुछ क्राइम रिपोर्टिंग का तो फंडामेंटल महत्व होता है, क्योंकि उससे हम कुछ सीखते हैं। कि जैसे कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जो भी है, इस तरह की जी, चीज़ों में कुछ कुछ शिक्षा मिलती है लोगों को। लेकिन रैंडम क्राइम, उस उससे कोई उसका कोई महत्व नहीं है। इस तरह से जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, जिससे लोगों को नॉलेज बढ़ती है, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो, चाहे वो लाइफ़स्टाइल चॉइसेस हों, चाहे फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के ऊपर रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए, उनको बहुआयामी होने के लिए। न केवल कि बस ये पढ़ लिया कि यहाँ रैली हुई, वहाँ क्राइम हुआ, ये सब भी पढ़ना होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, इसलिए उसके लिए बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत जगह नहीं बचती है उनके लिए, नॉट टू मच स्पेस इन ऑल काइंड ऑफ मीडिया। दूसरी चीज़ ये है जी, कि हमारे साइंस जर्नलिज्म में बहुत सारे जी, जर्नलिस्ट उपलब्ध नहीं हैं। और बहुत सारे जो जी, साइंस जर्नलिस्ट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा साइंस की ट्रेनिंग भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रू, बहुत ज़रूरी है, लेकिन गिने चुने ही नंबर हैं। द नंबर ऑफ साइंस जर्नलिस्ट आर वेरी फ्यू इन द कंट्री, एंड इवन दे आर गिवन 3 different jobs basically. And then of course, and our scientists, they are not trained, they are not very interested in journalism. So basically you have scientists who are not, I mean, large numbers of them are not greatly interested in taking their science to society, which means science journalism. और जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत गिने चुने हैं, और उनको जो स्पेस अवेलेबल है मीडिया में वो भी बहुत लिमिटेड है। तो ये दो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली हमें जर्नलिज्म on one hand and science on other hand, we have to bring them together so they both ट्रू, understand the value and importance of each other. And at the same time, even people who make decisions like editors and so on, right, they also have to come on board, because merely doing this would not be enough. We have to generate good stories, exciting stories that people would actually demand, right? So if there's a greater demand, then people who make decisions will also come on board, right? So all these things have to happen together. तो ये सब सोच के हमने डीएसटी में भी एक नई स्कीम बनाई थी, उसका नाम है अवसर। उस अवसर जी, स्कीम में हमने कहा कि पीएचडी स्टूडेंट हैं, सब पीएचडी स्टूडेंट एक पॉपुलर साइंस स्टोरी लिखें। उनका जो साइंस में अनुभव है, जिस विषय पे वो कार्य करते हैं, उसको जी, बेस बनाकर वो एक साइंस की स्टोरी लिखें। जैसे कि पिछले साल करीब 5,000 स्टोरी लिखी गई थी, उसमें से टॉप 100 स्टोरीज को रिवॉर्ड अवार्ड भी दिया गया था। और हम चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो उनको ट्रेनिंग के लिए हम संपर्क कर रहे हैं जो स्कूल, जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं जर्नलिज्म की, फॉर एग्जांपल, तो उनकी इंटर्नशिप हो, जैसे बड़े पब्लिशिंग हाउसेज हैं, और उन सब के साथ मतलब कि साइंटिस्ट जो हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, उन सब का जुड़ाव बढ़ जाए। तो उनको कुछ बेसिक फंडामेंटल ट्रेनिंग हो कि पॉपुलर साइंस आर्टिकल लिखने के लिए क्या-क्या एलिमेंट हुँ, होते हैं। जैसे कि वो सब जी, साइंटिस्ट नहीं समझते, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग अलग तरह की होती है बिल्कुल। तो उसके जी, अंदर आपको देखना होगा कि पहले क्या काम किया जा चुका है, अब क्या नई चीज़ पता नहीं है लोगों को। तो उसमें शोध होता है, और साइंटिफिक राइटिंग बहुत अलग तरह की होती है। तो इस तरह से उसमें जो ट्रेनिंग है साइंटिस्ट को, उसकी बहुत आवश्यकता है, उनका रुझान बढ़ाने की भी आवश्यकता है, उनका इंटरेस्ट, तो बोथ रीडर्स का इंटरेस्ट और लिखने वालों का इंटरेस्ट। अगर हम अच्छी क्वालिटी की लिखेंगे, जिसमें लोगों को समझ में आएगा कि उनके उनके जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, और एक्साइट जी।
तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से, सेक्रेटरी डीएसटी, कि किस तरह से साइंस जर्नलिज्म पर हम बात कर रहे हैं, साइंस कम्युनिकेशन पर हम बात कर रहे हैं कि कितने गैप है। शायद साइंस कम्युनिकेशन की बात आए, जब तक कि आम लोगों तक जानकारी, नॉलेज नहीं पहुंचेगी, तो वो उसको प्रोसेस कैसे करेंगे और फिर उनमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे हाँ विकसित हाँ होगा। हाँ, तो पूर्णिमा सर, जिस तरह पूर्णिमा हम जी, बात कर रहे थे कि पूर्णिमा जी जी, आप मेरी तरफ से आपका वो कट गया था करीब 10 सेकंड के लिए। प्लीज सर कंटिन्यू करिए। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो साइंटिस्ट हैं, हमें ऐसे साइंटिस्ट हो जो अच्छे कम्युनिकेटर हो, और जर्नलिस्ट ऐसे हो जिनको साइंस की अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग्स की जरूरत होगी, बिल्कुल जरूरत होगी, कि और उसी के जर्नलिस्ट को लिए भी ट्रेन किया जाए, कि उन्हें साइंस समझाई जाए, क्योंकि जैसे अलग हाँ, अलग बीट्स हैं वहाँ, चाहे बिल्कुल हम भी एनवायरमेंट है चाहते वहाँ। हैं, एनी जी टाइम एनी जर्नलिस्ट, फॉर एग्जांपल दे वांट टू विजिट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, वी विल टोटली सपोर्ट इट। तो आप वहां जाके देखेंगे किस तरह का कार्य होता है, उसका क्या मतलब है, उसका समाज के साथ क्या रिश्ता है। तो जब तक ये पूरा अच्छी जी तरह से इंटरेक्शन ना होगा, जब तक कि ये ना होगा, तो मतलब उसमें अच्छा साइंस रिपोर्टिंग आना मुश्किल है। उसको वहां बैठे बैठे ऑफिस में नहीं लिखा जा सकता। मैं गारंटी करता हूं कि कोई साइंस जर्नलिस्ट अगर किसी जी एक साइंस लैब में भी एक दिन बिताएगा, तो उसको वहां से 10 स्टोरी मिलेंगी। लेकिन वो साइंटिस्ट को बिल्कुल पता नहीं है कि अच्छी स्टोरी है, तो वो स्टोरी उसे ही निकाल के लानी होंगी। तो उन्हें ये जी समझना होगा कि उसका क्या महत्व है, उसको कैसे जोड़ा जाए समाज के साथ। जी उसमें ह्यूमन फेस क्या है। देखिए, जब साइंटिफिक रिपोर्टिंग होती है, उसमें बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें कोई ह्यूमन फेस नहीं होता, खाली ऑथर का जी नाम एक ऊपर लिखा रहता है। लेकिन जब आप उसको पॉपुलर साइंस स्टोरी बनाते हैं, तो उसके अंदर ये सारे एलिमेंट बहुत जरूरी हैं। तो उसको अलग तरह से लिखना होता है, जिससे कि लोगों जी का उसमें इंटरेस्ट बढ़े, कि न जी केवल ये तो सर डिस्कवरी हुई, लेकिन ये डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कि क्या उसके अंदर मतलब उसकी क्या कंडीशन थे जिसके द्वारा ये संभव हो पाया। तो उसमें कुछ इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए, कुछ मोटिवेशन, सम लेसन। अब ये डिस्कवरी हुई तो उसका क्या महत्व है, उससे हमारा क्या भला होगा, क्या चैलेंजेस हैं, इन सबको अच्छी तरह समझाना, ये पॉपुलर जर्नलिज्म का हिस्सा है। और जी ये इसको तो करने के लिए, जैसे आपने कहा, उनको हम जोड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो जो साइंटिस्ट हैं, उनको अलग अलग तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल, जो जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लें। उसके लिए हम एक स्कीम पैदा करने वाले हैं, जी जिससे उनको सपोर्ट किया जाएगा। ये जो इंटरेक्शन है, चाहे जर्नलिस्ट साइंस के साथ इंटरेक्शन चाहें, चाहे साइंटिस्ट जर्नलिज्म के साथ इंटरेक्शन चाहें, दोनों तरफ से ये संभव हो जी पाएगा। जी बिल्कुल, इस तरह की किसी फोरम की, किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि रेगुलर बेसिस पर हो, बिल्कुल। जहां साइंटिस्ट और जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इंटरेक्ट कर सकें। चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे किसी सिटी में हो, चाहे दिल्ली में हो। एक तरह से अभी तो पेंडेमिक का टाइम है, लेकिन जब ये बीच जाएगा, जब नॉर्मल परिस्थितियां होंगी, तब जिस तरह हमने देखा है कि डिफेंस में भी ट्रेनिंग होती है, जो जर्नलिस्ट डिफेंस कवर करते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। वो जाते हैं वहाँ, ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरह से आर्मी काम करती है, एयरफोर्स काम करती है, नेवी काम करती जी। है। तो ऐसा ही जो कि कॉन्फिडेंशियल ना हो, जहां जहां तक जाना, हाँ हाँ। जहां तक एक्सेस परमिसिबल हो जर्नलिस्ट की, वहां तक जी। उनको ले जाकर उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वो साइंस को समझें। हाँ। आप मानते हैं कि इस तरह की किसी रेगुलर मीडिया कॉन्क्लेव या इस तरह की किसी प्लेटफॉर्म की होने की जरूरत है? न केवल होने की जरूरत है, बट हम उसी दिशा में अग्रसर हैं। तो बहुत जल्दी जी ही इसको करेंगे, जिससे कि थ्रू प्रॉपर स्कीम, तो उसमें उसमें अपॉर्चुनिटी हो दोनों तरफ से, साइंटिस्ट के लिए भी और जर्नलिस्ट के लिए भी, और उनको साथ कार्य करके उनको ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, जो ये जी साइंस जो जर्नलिज्म है, जो हम कह रहे हैं कि साइंटिस्ट को पॉपुलर साइंस भी लिखना चाहिए, उसमें न जी केवल समाज का भला है, उसमें साइंटिस्ट का भी भला है। तो अब जी साइंटिस्ट भी अगर ये बिल्कुल समझेंगे, तो उनका कमिटमेंट बहुत बढ़ जाएगा।
जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो कोई पीएचडी स्टूडेंट है, कुछ कोई है, उसने अपने इंटरव्यू के लिए गया, तो खाली ये कहना है कि मैंने ये कार्य कर लिया है, उतना सशक्त नहीं होगा जितना ये बताना है कि वो ये समझता है कि इस कार्य का क्या महत्व है। तो जी उसके द्वारा उसे भी उसकी समझ भी बढ़ जाती है। तो इसमें जी साइंटिस्ट का बिल्कुल बहुत फायदा है। अगर वो ये पॉपुलर साइंस स्टोरी लिखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसका मतलब, उसका अर्थ क्या है पूरे समाज के लिए, और इवन द लार्जर कंसर्न्स ऑफ साइंस। क्योंकि रिसर्च जो हम करते हैं वो बहुत नैरो होती है, वो बहुत डीप होती है, जी लेकिन वो कैसे और चीजों से मिलजुल के कार्य करती है, वो समझना, द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, दैट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हैज टू बी ब्रॉट इन। अच्छा, जर्नलिज्म की वीकनेस क्या होती है कि व्हेन दे डू साइंस जर्नलिज्म, दे एग्जैजरेट थिंग्स, राइट? के जैसे कि मान लो कि आपको रिपोर्ट करना है कि ये लैब कैंसर पे कार्य कर रही है, कैंसर के उपचार पर, तो वो ज्यादातर उसको ऐसे पेश करना चाहेंगे कि कैंसर के उपचार का पूरी तरह से पता चल गया है। वो कैंसर के उपचार जी के लिए कई दशकों से हर देश के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ कार्य हो रहा है, राइट? तो उसको ये कह देना कि एक लैब में जो एक साल में कार्य हुआ उसके द्वारा पूरी समस्या हल हो जाएगी, इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत हानिकारक होती है। तो जी हमें लोगों को समझाना कि साइंस में कार्य ओवरनाइट नहीं होता, साइंस में जी कार्य सेंसेशनल नहीं होता, जी साइंस के अंदर कोई मर्डर नहीं होता, राइट? और कोई रैली भी नहीं हो रही। तो वो क्या कहते हैं कि उस तरह के एलिमेंट्स को हटाकर भी कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए, कैसे एजुकेशनल बन जाए, कैसे इंस्पायरिंग हो, कैसे एक्साइटिंग हो, without bringing the जी elements that we ये we तरीके we know निकालने from जी somewhere else, right? So people जी try to use the same elements in scientific reporting, हम्म, but the जी elements are completely different, you see. So that is why आपने जो कहा कि इसमें मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है, जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग की जरूरत है कि साइंस स्टोरीज में क्या एलिमेंट होते हैं, और साइंटिस्ट को ये जानने की जरूरत है कि जर्नलिज्म के अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं। इन दोनों को साथ साथ समझकर अगर हम स्टोरी लिखेंगे तो बेशक बहुत ही वैल्यूएबल होगी। जी बिल्कुल। तो जितना ज्यादा नॉलेज लोगों में जाएगी विज्ञान को लेकर, साइंस को लेकर, उतना ही उनके अंदर वो साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये होना चाहिए, ताकि वो बेहतर नागरिक बनाता है उन्हें। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब हम साइंस और फिलोसफी की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए वो एक लेवल पर आके बहुत अच्छे फिलोसफर भी थे, उनकी आज भी हम कोट्स पढ़ते हैं। तो साइंस, इंडियन साइंस और फिलोसफी के रिश्ते को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब जो चीजें हैं वो नॉलेज हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं। हमने ज्ञान को बहुत सारे भागों में बांट दिया है। तो इवन विद इन साइंस जो विज्ञान है उसको भी हमने बहुत बहुत भागों में बांट दिया है। तो उसको भागों में बांटने का एक कारण है। वो कारण ये है कि एजुकेशन के लिए, कि भाई आपको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है तो वो केमिकल इंजीनियरिंग एक ज्ञान का भाग है। तो उसमें इस तरह के कोर्सेज होते हैं, इस तरह की पढ़ाई होती है, इस तरह की जॉब मिलती है, इस तरह की इंडस्ट्री होती है। तो वो सब अपने तरह से ठीक है। ओके, वो जो ज्ञान को हमने बांट दिया बहुत सारे छोटे छोटे भागों में, उसका ये कारण था, और वो कारण ठीक है। लेकिन वही एक कारण नहीं है, क्योंकि खाली उसी से जिंदगी नहीं चलती। क्योंकि वो हमारे कार्य के लिए जरूरी है। लेकिन ये जानना, जब हमें बड़े बड़े चैलेंजेस जो हमने कहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के भी हैं, लेकिन वो खाली साइंस टेक्नोलॉजी के नहीं है। अगर आपको अपनी जी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, गवर्नेंस, इन सब में परिवर्तन की जरूरत है, तो जिसको हम साइंस कहते हैं उसके साथ साथ हमें बहुत सारी और चीजों की भी जानने की जरूरत है, और उनमें रिलेशन भी होता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि साइंस और फिलॉसफी में कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट देयर इज आल्सो फिलॉसफी ऑफ साइंस, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू वुड से साइंस ऑफ फिलॉसफी और साइंस इन फिलॉसफी। सी, इनफैक्ट
PhD itself is a doctor of philosophy, right? So doctor of philosophy, जी it does जी not mean philosophy includes all aspects of knowledge, right? So science is a particular aspect of knowledge. It has its methodology, it has its own, approach to the world. It has a worldview. But in our daily life, in other aspects of our life, we also need other things. I mean, we need understanding of laws, we need understanding of meaning of life. Everybody is asking for happiness, everybody is asking for the meaning of life, everybody is asking, how can I contribute? What should I do? Should I marry or not marry? Should I do charity or not do charity? Now these are not problems of science, right? So we must understand that there are many aspects of life which are equally important, which are not governed by science. They may be more related to scientific temper, of course. Scientific temper is one aspect of it, that philosophy. So to be a holistic person, right, and not just that I have this job and then I will retire, and between this job and retirement there is nothing else, that saying that would not be true, and it is not true. So philosophy is not a concept, it's not something abstract, right? Philosophy is just basically probing every aspect of life and saying what are the possible answers. I mean, there may not be an ultimate answer, but everybody believes in something else. And how do they believe? Well, I mean, by reading different aspects, different things. So whether अब हम उसको हिस्ट्री कहें, इतिहास कहें, उसको कुछ भी नाम दें, वो उसका जो ज्ञान का भाग है उसको हम कुछ भी नाम दें, लेकिन अल्टीमेटली वो सब फिलॉसफी से रिलेटेड है, क्योंकि philosophy is fundamental, is a worldview, right? And in fact, now many aspects of science fuse a lot with philosophy. Philosophy means, it is not simply okay that I've totally understood it. जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत समय से इसमें बहुत सारे फिलॉसफी की भी जरूरत होती है उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि इसका क्या मतलब है, राइट? कि क्वांटम मैकेनिक्स जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है, uh, अभी जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. Now see, what is the impact of artificial intelligence, machine learning, industry 4.0, thinking machines, autonomous machines, इन सब का क्या अर्थ है, इनका हमारी लाइफ से क्या संबंध है, इसमें लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, किस दिशा में बदल सकती है, ये जो आंसर है वो पार्शली साइंस देगा, और पार्शली उसके बाहर जो चीजें हैं, चाहे आप उसको फिलॉसफी बोलें, सोशियोलॉजी बोलें, साइकोलॉजी बोलें, इंडस्ट्री उसको बोलें, गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, ये सब जो है, कम्युनिकेशन है, परसेप्शन है, कंडीशनिंग है, कनेक्टिविटी है, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से समाज में, ये सब चीजें परिवर्तित हो जाती हैं टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ. और इन सबको समझने के लिए इनका मतलब, डीप फंडामेंटल मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, वो खाली साइंस से समझ में नहीं आता. तो इसलिए ये जरूरी है कि हम और भी चीजों के बारे में थोड़ा जानें और उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसको ढूंढें. मेरे ख्याल से कोई भी जो हमें, जी हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं, वो इसको अच्छी तरह समझते हैं कि एक लाइफ है जो लैब में है, एक साइंस की लाइफ है, लेकिन उसके बाहर भी जो बहुत सारी लाइफ है, वो साइंस से परे है, और उसको भी अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है. जी तो जब एक प्रोफेसर से बात करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता. आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं, लेकिन आपने आईआईटी कानपुर में भी पढ़ाया है. तो सर, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी. इस पैंडेमिक के दौरान, जैसे हम कहते हैं कि पिछले जितने भी कई सौ साल में जितने भी पैंडेमिक आए, तो उनमें उन्होंने कोई ना कोई लेसन दिए, कोई ना कोई सबक दिए. अब ये पेंडेमिक हमें क्या सबक देकर जा रहा है, हमें क्या लेसन सीख लेने चाहिए?
देखिए, एक तो बड़ी चीज ये होती है कि जब भी कोई क्राइसिस आती है जो ग्लोबल है, तो इसके दो रेस्पॉन्स होते हैं। एक तो आदमी ज्यादा सेल्फिश हो जाता है। एक तो रेस्पॉन्स, वन पॉसिबल रेस्पॉन्स ये है कि ओ मेरे को अपनी जान बचानी है, बाकी क्या होता है मुझे क्या मतलब, पहले अपना देखूं। तो देशों में भी ऐसा होता है। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, खाली वायरस एक आदमी को अफेक्ट नहीं करता। अगर ये वायरस कहीं भी बच जाता है, तो क्योंकि आजकल वसुधैव कुटुंबकम सचमुच में हो गया है फिजिकली भी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर मैं अपने अपनी जगह से वायरस निकाल दूं और दूसरे लोगों की परवाह नहीं करूं, तो ये वायरस वापस नहीं आ जाएगा। तो तो इसमें दो तरह के रेस्पॉन्स हैं, सेल्फिश रेस्पॉन्स एंड अदर रेस्पॉन्स विच इज मोर साइंटिफिक। कि क्योंकि मैं वायरस से तभी बच सकता हूं जब मेरे सभी लोग वायरस से बचे हुए हों। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो कई बार इसमें जो नी जर्क रिएक्शन भी हुआ था इनिशियली, सभी लोगों ने कहा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पहले मैं अपने लिए बनाऊंगा, फिर बाद में दूसरे लोगों के लिए सोचूंगा। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, ऐसा है कि जब ये पेंडेमिक शुरू हुई थी, तो उस वक्त भारत के अंदर वेंटिलेटर नहीं बन रहे थे, विकसित नहीं किए थे। प्रोटेक्टिव जो गियर यूज करते हैं आजकल, पीपीईज, मास्क, N95 मास्क, वो भी नहीं बनते थे। उसके अलावा जो हमारी डायग्नोस्टिक्स है, वो भी नहीं बन रही थी। बहुत नई डायग्नोस्टिक्स, बहुत इफेक्टिव एंड इन द नंबर्स इन विच वी नीडेड। सो ये कुछ भी नहीं था। लेकिन 3-4 महीने के अंदर अंदर जो बेस्ट ग्लोबल डिजाइन्स हैं, और कई जगह उनसे भी अच्छे, 3-4 महीने के अंदर अंदर बन गए। तो वो विकसित भी हो गए और मैन्युफैक्चर भी होने लगे ऑन स्केल, राइट, विद स्पीड एंड स्केल इट हैपेंड। तो हाउ डिड इट हैपन? तो आप ये पूछेंगे कि 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ? क्या 10 साल पहले, 5 साल पहले हम वेंटिलेटर नहीं बना सकते थे, या N95 मास्क नहीं बना सकते थे, या हमारे पास डायग्नोस्टिक्स की कमी थी? वो सब हो सकता था पहले भी। लेकिन अब क्या हुआ कि एक ये ऐसा चैलेंज आया जिसमें सभी लोगों को साथ साथ कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। तो कौन है ये सब जी, लोग? एक एक तरफ तो है इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स, दूसरे कोने में है एकेडीमिया और R&D लैब्स, राइट, और तीसरी कोने में जो ये ट्रायंगल है उसमें है गवर्नमेंट। तो ये जी, सब साथ साथ कार्य करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो चैलेंज है वो हम सभी के लिए है। क्योंकि वायरस इसमें फर्क नहीं करता कि आप कॉरपोरेट हैं या गवर्नमेंट हैं, या आप क्या हैं, राइट। और तो इसलिए ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड क्लियर विजन था। सो स्पॉन्टेनियसली ये सब जो तीनों लोग हैं, जो ये ट्रायंगल है, उसने साथ साथ कार्य करना शुरू कर दिया, और उसके द्वारा ये संभव हो पाया। तो देखिए, मैं ये बताना जी, चाहूंगा हमारे साथ जो लोग हैं, कि दो तरह की चीजें होती हैं नॉलेज के अंदर। जो हमारा ज्ञान है उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो जो ज्ञान को पैदा करते हैं, और एक जो ज्ञान को यूज करते हैं। तो जी, जो ज्ञान को पैदा करते हैं वो है R&D लैब्स, यूनिवर्सिटी, IITs, वो सब। अगर उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले, उनको पता हो कि हमें क्या चीज, किस तरह का ज्ञान पैदा करना है जो कि जरूरी है, जो कि यूजफुल है, तो तो वो उसको पैदा कर सकते हैं। ये हमें पेंडेमिक ने बताया है कि वी कैन एक्चुअली डू इट वेरी क्विकली, जी, बिकॉज हमारे जो माइंड्स हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो सब है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑफ्टन टाइम दे दे वन डजंट नो द रेलेवेंस एंड डायरेक्शन ऑफ दैट नॉलेज। तो अगर मान लो हमारी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, और जो ये चैलेंज जो उभर के आए लाइक COVID-19, दे प्रोवाइड यू ए डायरेक्शन विच इज वेरी क्लियर, right? So once we have that, then we are able to address those challenges, and that is the key to Atmanirbharta. And this lesson we will take forward in every science and technology big mission which is focused in the future. तो जैसे एक बड़ा मिशन है साइबर फिजिकल सिस्टम्स का, एक नया मिशन आ रहा है जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, एंड सो ऑन।
तो इसके अंदर इसमें को ओनरशिप होनी चाहिए इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट की। अगर ये को ओनरशिप होगी, कॉमन पर्पस होगा, शेयर्ड पर्पस होगा, शेयर्ड विजन होगा, तो मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि हम टोटली बिकम आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बहुत जल्दी हो सकते हैं अगर उसके साथ साथ हमें ये आत्मविश्वास भी पैदा हो जाए, जो अब हो रहा है कि हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। जो जो कोई भी आदमी कहीं और कर सकता है, हम उसे यहाँ कर सकते हैं। मतलब इसमें इसमें कोई भी मतलब शंका नहीं होनी चाहिए कि मतलब कोई किसी और देश ने कर लिया तो हम नहीं कर सकते। इसमें कोई शंका की जी जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे और भी ज्यादा स्पीड के साथ। जी, तो डीएसटी ने कई इनिशिएटिव लिए और जिस समय ये पेंडेमिक आया उस समय आप बहुत की पोजीशन पर हैं। जाहिर तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हमने देखा, समाधान हमने वहां ढूंढने की कोशिश की, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे इस पेंडेमिक से लड़ने की बात हो, चाहे प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात हो। अब अगर हम इस साल देखें, क्योंकि हम अब ईयर एंड में है, खत्म हो रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन से की इनिशिएटिव्स रहे, क्या अचीवमेंट आप बताएंगे? इस साल पिछले 6 सालों का तो लेखा जोखा बहुत लंबा है, तो उसमें नहीं जाऊंगा। एक बात और ये भी है कि पिछले 5 साल में हमारा बजट करीब डबल हो गया था, जो कि बहुत अच्छा रहा क्योंकि नए प्रोग्राम उसके द्वारा हम शुरू कर पाए। तो अगर इसी साल का लेखा जोखा लिया जाए तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हुई, उसके अंदर जी एक नया प्रोग्राम है विज्ञान ज्योति। तो विज्ञान जी ज्योति का मकसद ये है कि जैसे हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। जैसे कि आईआईटीज हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, एनआईटीज वगैरह, उसके अंदर अभी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। तो इसलिए जो लीडरशिप उभर कर आनी चाहिए उस सेक्टर के अंदर महिलाओं की, वो अभी पूरी तरह से वहाँ पर नहीं है। जो रोल मॉडल्स होने चाहिए और जो नए पर्सपेक्टिव वो ला सकती हैं, वो मिसिंग हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है टू ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स, टू अंडरस्टैंड न्यू प्रॉब्लम्स, टू प्रोवाइड न्यू सॉल्यूशंस। तो उसके लिए बहुत जरूरी है डाइवर्सिटी के लिए दैट जेंडर डाइवर्सिटी इज द की। तो उसके लिए विज्ञान ज्योति शुरू किया है। तो उसके अंदर कल्चरल एस्पेक्ट जो हैं, क्यों नहीं महिलाएं वहाँ पर जाती हैं, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, कल्चरल एस्पेक्ट हो, चाहे ट्रेनिंग देयर टीचर्स और पेरेंट्स भी हो, तो इस तरह से और आत्मविश्वास हो, पूरी तरह समझा पाएँ कि महिलाएं टेक्नोलॉजी उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना कि आदमी करते हैं। ये सभी को वेरी क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें 50,000 जो टॉप परफॉर्मिंग गर्ल्स हैं हाई स्कूल में, उनको पूरी तरह से जी ट्रेनिंग और उनकी और भी जो समस्याएं हैं जैसा मैंने बताया, उनका उनके इंटरेक्शन हो रोल मॉडल्स के साथ, जिससे कि उसमें आत्मविश्वास और जो भ्रांतियां हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएं। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा और उसके अंदर जी 50,000 उनकी भागीदारी होगी। तो इससे हम बहुत सारे चेंज देखेंगे फ्यूचर के अंदर। दूसरा बड़ा प्रोग्राम जो शुरू किया वो है मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बिकॉज जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, ये सब बहुत तेजी से उभर कर आ रहे हैं। इवन इन आवर सोशल मीडिया, यू सी डीप फेक will become a huge problem. They're already becoming a जी problem, right? So these are all aspects related to technology which is futuristic. उसके अंदर हमें पूरी संसाधनों की और ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो ये प्रोग्राम है करीब 3,600 करोड़ का, जो कि हमने अभी शुरू कर दिया है। उसमें 25 हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बनाए हैं। तो उसके अंदर उससे बहुत प्रोग्रेस होगी। तीसरा मिशन जो अभी करीब करीब पूरी तरह से लॉन्च होने वाला है, थोड़ा लेट हो गया पेंडेमिक की वजह से, क्वांटम टेक्नोलॉजीज का है। क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम डिवाइसेस, वो बिल्कुल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे कि क्वांटम कम्युनिकेशन है, वो हैक प्रूफ टेक्नोलॉजी है। तो न केवल डिफेंस में, मतलब जो हमारी लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल लाइन हो, हाउ टू सिक्योर देम टोटली, राइट? तो ये सब उभर कर आ रही हैं।
तो ये भी 8,000 करोड़ रुपीस का नया मिशन है जो लॉन्च होने वाला है। दूसरी चौथी चीज, अभी एक साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2021 बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगले 2-3 महीनों के अंदर उसको नोटिफाई किया जाएगा। तो वो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी फॉर इंडिया, उसके अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, साइंस कम्युनिकेशन, डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, नॉट ओनली जेंडर बट हाउ टू एम्पावर द यूथ, राइट, हाउ टू कनेक्ट एकेडमिया जी एंड इंडस्ट्री। ये सारी जो हमने जो चर्चा कर रहे थे वो सारे उस साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी के भाग हैं। तो बहुत तेजी से आ रहा है। अच्छा, पांचवी चीज जो थी वो ये है डिजिटली मैपिंग द नेशन, राइट। तो हमारे पास अभी तक डिजिटल मैप्स जो हैं, जैसे कि इवन विद 10-20 सेंटीमीटर एक्यूरेसी नहीं है, वो बहुत जरूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे गवर्नेंस के लिए, हमारे डिसीजन मेकिंग। चाहे आप सड़क बना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो उस पे भी कार्य शुरू हो गया है। उसमें ड्रोन उड़ाकर लाइडार जो होती है उसके द्वारा ये सब मैपिंग का जी कार्य शुरू हो गया है, सर्वेइंग एंड मैपिंग का। ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस मिशन है देश के लिए। उसके लिए एक नई पॉलिसी भी आ रही है। दूसरी पॉलिसी हमने एक नई बनाई, उसका नाम है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन भी उसका एक भाग है। तो हम साइंस को और समाज को, विज्ञान और समाज को कैसे अलग अलग तरह से जोड़ सकते हैं जिससे कि दोनों का फायदा हो। तो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में है। तो ये सब काफी चीजें हुई इस साल। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में करीब 1 घंटे आराम से चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल अभी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं उसके ऊपर, क्या क्या नई चीजें हुई इस साल के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उन सब पे वहां पर चर्चा की जाएगी। अम, जी अगर आप वो डीएसटी के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वहां पे भी समय समय पर जाकर देखें। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या नई और एक्साइटिंग चीज हो रही हैं देश के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में। जी बीइंग साइंटिस्ट और आप जिस तरह से प्रोफेसर आशुतोष शर्मा हम देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कि किस तरह से जो डीएसटी है वो काफी एक्टिव है आपकी लीडरशिप में और लगभग रेगुलरली कुछ ना कुछ इस तरह के अपडेट्स आते ही रहते हैं। साल भर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जब देश इतनी बड़ी पूरी दुनिया इतनी बड़ी महामारी से जूझ रही है और भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के बीच में देश को संभालना और जनता को सुरक्षित रखना ये बहुत अहम काम था। तो ऐसे में हर लेवल पर डीएसटी आगे रहा है, चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे कोलैबोरेशन की बात हो इंडस्ट्री से। और जिस तरह से आपने इस चर्चा के दौरान साइंस कम्युनिकेशन पर बात की, साइंस जर्नलिज्म पर बात की, साइंटिफिक टेम्पर पर बात की, एकेडमिया और इंडस्ट्री में जो एक इंटरफेस होना चाहिए उसकी बात की आपने, और कई मुद्दों पर हमने बात की, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात की और डीएसटी के अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं वो उन्हें 5 मिनट में तो जाहिर तौर पर बता पाना आसान नहीं होगा पूरे साल के लिए, इसके लिए लंबी चर्चा की जरूरत होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमसे बात करने के लिए और इतने विस्तार से तमाम मुद्दों पर अपनी राय साझा करने के लिए धन्यवाद। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आपने डीएसटी के बारे में भी अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ डीएसटी का नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, उन सभी ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे अर्थ साइंसेज हो, चाहे सीएसआईआर हो, डीबीटी हो, आईसीएमआर, आईकार, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मेडिकल हो। सभी ने सभी के साइंटिस्ट ने बहुत इस समय में कोविड-19 में बहुत अपने बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है। और उसके पहले भी जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं वो बहुत व्यापक हैं। वो खाली डीएसटी के ही नहीं हैं,
लेकिन सभी लोग कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट ओनली टू साइंटिस्ट. You see, we should जी totally जी understand this, totally. Okay, and we often don't understand this. So we say कि साइंस तो वो करेंगे, साइंटिस्ट करेंगे, पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाएंगे, बाकी रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनेंगे, उससे हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी. ऐसा नहीं है. हमारी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. जो लोग ज्यादातर उसकी बात नहीं करते, लेकिन अगर हम उसकी बात नहीं की तो कुछ चीज होगी जो नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं. तो हमारी हमारी जो इंडिविजुअल जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन है, वो भी उतनी ही आवश्यक है जितने की साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास. तो बहुत बहुत धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एवरीबडी, प्लीज स्टे सेफ. ये क्योंकि अब हम करीब करीब 9 महीने हो गए हमें इस पेंडेमिक में रहते. अब हम करीब करीब इसके आखिर में हैं, क्योंकि वैक्सीन आ रहा है, ये सब हो रहा है. तो अब हमें बहुत जरूरत है कि हम पहले से भी ज्यादा सावधानी बरतें. सो डोंट जी लोअर योर गार्ड. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज let's be through this once and for all. So it's very important that we don't lower our guard, that we are as vigilant as we ever were. Right? Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर. तो जिस तरह आपने संदेश दिया सभी लोगों को कि हम अब इस पेंडेमिक के अंत में है, जिस तरह वैक्सीन के आने के करीब है, वैक्सीन आ रहा है, तो अपनी जो सुरक्षा की जो एहतियाती कदम है, जो सावधानी है, उसे ना छोड़े. सावधानी ही बचाव है और इस सावधानी को बरकरार रखें ताकि हम जीत कर ही निकले इस लड़ाई में. बहुत बहुत शुक्रिया सर. धन्यवाद.